कि अभी तो सिर्फ सरकार को घेरा है, अभी तो जयराम को घेरा है, अभी तो आने वाला समय में एक एक पदाधिकारियों की हंस के लूंगी थे। उनके गांव वाले लोग उनके पिता के मरने के बाद 10 दिनों के अंदर तस्वीर बदल गई। तस्वीर बदल गई तो गांव वाले लोग उनके जाने के बाद खुश हुए। समाज के लिए आपने निकाला मुझे, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्सेप्ट कीजिए ना कि आपने नहीं बचा पाया कि एक आदिवासी बेटी एक आता है, वो फंड जो है दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी हमारे लोग ब्लाउज महिलाएं नहीं पहनती हैं, आज भी कई जगह में चावल नहीं खाते हैं लोग, CNTSPT एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरे पास तो प्रमाण भी है कि यहाँ के वर्तमान के जितने भी विधायक मंत्री टाइगर कहलाता है। मैं तो लोग कहते हैं ना, हम भी टाइगर कहते थे, लेकिन वो तो गीदड़ से भी ज्यादा वो अपने आप को शियार निकाल दिया, वो तो शियार साबित हुआ। जो PhD होल्डर को पता नहीं है कि मैं आज तक कुंवारी हूँ, वो जानते हैं। उसके बाद जरा मैं तो आई लव यू लिखती थी पहले। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। मेरे साथ जो शख्सियत हैं, ये चेहरा इन दिनों झारखंड में खूब सुर्खियों में है। निशा भगत हैं हमारे साथ। निशा, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द भारत मित्र। आप पूरी टीम आपको जोहार कह रहा है। जोहार आपकी पूरी टीम को और आपके जितने दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार और जय धर्मेश। देखिए, बहुत सारी बातें निशा भगत कर चुकी हैं, बहुत सारे चैनलों पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो अपनी बातें कह रही है। और सबसे ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी इन्होंने जब जेल गेम से ये अलग हुई। तो जेल गेम से अलग होने के बाद एक नई पारी शुरू करने वाली है निशा। लेकिन इससे पहले ये भी जानना हमारे दर्शकों को जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ अचानक बदल गया। बाकी चीजें बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले निशा से जो नया सफर शुरू करने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। निशा, इतना सब कुछ पिछले 15-20 दिनों में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब निशा कहाँ से शुरुआत करने वाली है? समाज की बेटी हूँ, समाज से शुरू करूँगी, फिर से शुरू करूँगी और वही और उसी अंदाज में मैं रहूँगी, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि निशा भगत जो है, जो कह रही है, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। आज ही नहीं, हमारा जो संपूर्ण समाज के अगुवागण रहे हैं, जिन्होंने इस देश के प्रति बलिदान दिया है, इस राज्य के प्रति बलिदान दिया है, वो जाया नहीं जाना चाहिए और हमारे लोगों का जो हक और अधिकार है वो मिलना चाहिए। इसलिए समाज के बेटी हूँ और समाज में काम करूँगी। ये काम आपको, चाहे कांग्रेस कहें या जेल के हम कहें, क्या इस तरह के काम करने की आज़ादी नहीं थी? शायद इसलिए वहां से निकलना पड़ा या फिर वहां से हटाए? नहीं, बात ये है कि कांग्रेस जो है हमारी विरोधी रही है शुरू से। मैं वहां से खुद निकली हूँ, जबकि ये लोग मुझे शीर्ष नेतृत्व करने के लिए भी लगातार कह रहे थे। उसके बावजूद इसलिए निकली क्योंकि ये आदिवासी विरोधी पार्टी है और इस पार्टी में जेल के में मैं नहीं निकली, मैं निकली नहीं, निकाल ली गई। और कांग्रेस भी कहती है कि निशा भगत को मैंने बनाया और जेल के भी कहती है कि मैंने बनाया। और ये जो जनता है उनको पता है कि मैं क्या हूँ। मुझे अपने बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई अगर वो लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती? क्यों? हमारा जो आदिवासी समाज है, क्या वो समाज के लोग इतने कमज़ोर हैं कि अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? तो जिस तरीके से भी लोगों ने कमज़ोर करने की कोशिश की है, तो उसका जवाब लोगों को मिल रहा है। उनकी बहन बेटियों की इज्जत नहीं हो सकती, लेकिन हमारे समाज में हमारे लोगों का जो कहना है कि हमारी बेटी, हमारी बहन की जो लोग छिछालेदर कर रहे हैं, जवाब लोगों को मिल रहा है। मुझे जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है। रही बात इस सरकार की कि आदिवासी बेटा होने के बावजूद हमारे लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा क्या सपोर्ट करेंगे? मैं तो लगातार इस सरकार को घेरते रहेंगी। जो सरकार को लगातार अपनी बात करनी चाहिए, अपने लोगों के हक और अधिकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो कर ही नहीं रही है, तो हमारे जैसे लोग तो गाली ही देंगे ना। अच्छा, एक चीज बड़ा निशा अजीब लगा, मतलब लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये मैं इसलिए आपसे डायरेक्ट ये सब सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत मुखर हैं, आप चीजों को छुपाती नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप चीजों को प्लेटफॉर्म पर रखती हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि जब आप पार्टी में थी, जेल के की मैं बात कर रही हूँ, कांग्रेस अभी छोड़ दीजिए,
उस वक्त जिस वक्त आपको निष्कासित किया गया उसके 2-3 दिन पहले तक ही जयराम महतो को लेकर आप कसीदे पढ़ा करती थी। लोग कहते हैं कि हाँ, जयराम महतो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जैसे ही आप पार्टी से निकाली जाती हैं वैसे ही आप पूरा कच्चा चिट्ठे के तौर पर आप एक पर एक पोल खोलती हैं। सडनली ऐसा क्या देखिए, हो जाता है? सडनली नहीं हुआ। पार्टी की एक मान और मर्यादा और गरिमा होती है और उस पार्टी में सभी को पता है, इनफैक्ट सुप्रीमो को भी पता है। जितनी चीजें मैं रख रही हूँ, ये बात मैंने रखा है, हम्म, शीर्ष अधिकारियों को रखा है, और उसके बावजूद ये नहीं सुने और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दैट मीन्स कि ये लोग सच में कालाबाजारी कर रहे हैं। ये पार्टी नहीं चला रहे हैं, ये लोग धंधा कर रहे हैं। ये लोग जो लोग मान मर्यादा और सम्मान की बात करते हैं, यदि मैं एक अपने ढाबे में बर्तन मांजने का काम कर रही हूँ, यदि मैं अपने ढाबे में झाड़ू मारने का काम कर रही हूँ, तो ये मेरा ढाबा है, मैं ढाबे की संचालिका हूँ। और मेरे काम को और मेरे समाज को नीचा दिखाने के लिए ये लोग अगर अनर्गल बात कर रहे हैं, तो इन लोगों की मानसिकता दिखती है कि हम आदिवासी लोग हैं ना, अपना काम करने में किसी भी तरह का डर, संकोच और घृणा और लेबल की बात नहीं करते हैं। हम लोग अपना काम खेत में भी करते हैं, अपना अगर व्यवसाय है तो उसमें भी करते हैं। लेकिन ये लोग जो है, अपनी बीवी, अपना घर और पार्टी जो चला रहे हैं, जयराम महतो या फिर उनके लोग जो है, जो दिखा देते हैं कि झोपड़ी का घर है, तो अरे जयराम महतो ठीक हो सकते हैं, जयराम महतो अपने आप में सिद्धांतिवादी हो सकते हैं, लेकिन आप उनके इर्द गिर्द देख लीजिए, सभी जयराम महतो के नाम से चंदा चिट्ठा करके अपना परिवार और अपना गाड़ी घर सबको चला रहे हैं। तो हम लोग उस प्रवृत्ति के नहीं है, क्योंकि हमारा जो झारखंड है जानता है कि आदिवासी जो है मिनिमम रिसोर्सेस में ही जिंदा रहता है और मिनिमम रिसोर्स में ही खुशी ढूंढता है। कभी भी यहाँ देख लीजिए कि विकास का काम इतना वृहद पैमाने पे हुआ या फिर आरक्षण जो हमारा है, तो ये लोगों का जो ओहरा और रवैया है, तो हम ये चेंज नहीं कर सकते। ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, हम लोगों का रूढ़िवादी परंपरा के लोग जो है मेहनत कश होते हैं, और ये लोग जो है शॉर्टकट कर निभाना चाहते हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कि निशा भगत ढाबे पे बर्तन मांजती है, तो वो मेरा ढाबा है, मेरे ढाबे में नहीं, वो अगर सब तो कुछ भी ठीक है। पार्टी में पहले जैसे रजनी रवानी जो आरोप लगाती हैं, देखिए उसके बाद फिर सुषमा बड़ाई का आरोप लगाती हैं, उस वक्त निशा भगत कहीं नजर नहीं आती है। फिर लेकिन जैसे ही निशा भगत देखिए सुषमा बड़ाई की बात है, तो सुषमा बड़ाई की बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि समाज से बहिष्कृत लोग, समाज के लोग उसका जवाब देंगे। क्योंकि कोई अगर आपको, मैं अगर दोस्त बोलूंगी और आपके बारे में मैं बुराई करूंगी, ऐसी बुराई जो कि चंद कौड़ियों के लिए, चंद चीजों के लिए आप किसी को गिराने की बात कीजिएगा, तो अगर जयराम के साथ थी तो जयराम के लिए मैंने उसको हाँ, मैंने इसलिए सवाल तो पूछा। धमकाया, तो वो रिलीज करती कि क्या बोला मैंने, क्या नहीं बोला। तो समाज की अगर बेटी वो है तो समाज उनको सपोर्ट आज तक क्यों नहीं किया? लेकिन जो लड़की निशा भगत उनको सपोर्ट किया और उसी के बारे में अनाप शनाप अनर्गल माँ बाप के बारे में बोल रही है, तो उनके भी माँ बाप भाई बहन हैं, तो उनके बारे में भी अगर बोलूंगी तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन सबकी सच्चाई जानते हुए भी मेरा जो अभिमान है, मेरा जो समाज है, कभी ये अलाउ नहीं करेगा कि किसी के चरित्र का बारे में मैं बात करूं। सबका चरित्र का दूध का धुला हुआ नहीं है। लोग एक दूसरे के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो मेरे पास भी कई सारे वीडियोस फोटोज आ रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में इसलिए नहीं कहना चाहती क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है। बिल्कुल। लेकिन इस लोकतंत्र में जिस तरीके से संवैधानिक बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है ना। अगर जयराम महतो को अगर मुझे निष्कासित करना था तो मुझसे कह देते। वो दीदी कहते हैं, दीदी और बहन का तो एक मान होता है, तो उसी नाते एक बार कह देते। लेकिन मैं लगातार तो आवाज पार्टी उठाते रही हूँ कि हाँ। लगातार आवाज उठाते रही हूँ कि आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बदनाम कर रहे हैं, जैसे भोला जैसे लोग जो ऐसे आरोप लगा, चाहे प्रत्यारोप लगा। विराट। हाँ, और विराट को लगा, तो विराट जानता था कि निशा भगत के पास सुषमा बड़ाई आ चुकी थी और उसके बावजूद मैं नहीं मिलाई थी, तो विराट ने क्यों मिलाया? तो इनकी मानसिकता पता चलती है ना। दो चंद पैसों के लिए अगर समाज से बहिष्कृत लोगों को अगर आप पार्टी में जगह भी दे रहे हैं, तो वो आप जवाब दीजिए ना भाई। समाज तय करेगा ना मेरे बारे में। तुम कौन होते हो तय करने वाले? जेल की पार्टी कौन होता है?
लेकिन आप जेल पार्टी में रहेंगे तो पार्टी लाइन तो फॉलो करना पड़ेगा ना। मैंने ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्रिश्चियन समुदाय के बारे बोली कि आदिवासी जो है कन्वर्ट होकर के यहाँ पे 2017 में ही झारखंड में धर्मांतरित बिल लागू हो चुका है। तो इसी नाते मैंने कहा कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जिसका हक और अधिकार है आदिवासी का, वो तो नहीं खाए ना। मैं क्या गलत बोली? उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा। नगड़ी प्रकरण में जब खेत और खलियान हमारा, आपको टोकूंगी मैं, ये जो आप कहती हैं कि उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस पर भी जवाब आया है। ये कहा गया कि उस वक्त इसलिए जवाब नहीं दिया गया कि उन्हें चेतावनी दी गई, पहली गलती थी तो उन्हें माफ किया गया, इसलिए कुछ नहीं, सामने मीडिया के कुछ नहीं आया। अरे सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुमला के जो रघुनंदन उरांव जो है, वो रघुनंदन उरांव, सुनिएगा, वो धर्मांतरित ईसाई है और वो चर्च का पादरी है। वो पहले ही उसने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि जेल कैंप पार्टी में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी जब तुम आदिवासी होकर के ईसाई धर्म के लोगों को बोल रही हो। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट जयराम भाई को भेजा और उसके बाद में आपने देखा होगा यूथ में जो है जेल कैंप का सनी तिग्गा, उसने एक लेटर जारी किया था निशा भगत के खिलाफ, जो एक बैठक करने की कोशिश कर रहा था कि ईसाई समुदाय को लेकर के। ईसाई समुदाय ने कई लेटर्स दिए, उसके बावजूद जयराम महतो ने मुझे पार्टी से नहीं निकाला। उसके बाद सोच लीजिए कि नगड़ी वाला प्रकरण हुआ कि आदिवासियों की आत्मा होती है जल जंगल जमीन, और जमीन के लिए जो संघर्षरत हैं हमारे लोग, तो उसमें मैं जब बोली जो अमर्यादित बोली मैं, उस समय सोच लीजिए इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का, लेकिन ये जो सरकार है आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासियों की बात नहीं सुन रहा है। तो इस सरकार को मैंने घेरने का काम किया और मैंने कहा इरफान अंसारी को कि घर पे घुस के मारूंगी। और इरफान अंसारी के जो चेले हैं वो भी मेरे पहले चेले रहे हैं, जो मेरा पैर छू के प्रणाम करते थे, मोबिन अंसारी, ये लोगों ने जाकर के केस कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री होने के नाते। एक चेला चपाटी करने वाले लोग, तलवा चाटने वाले लोग ने केस कर दिया। उस समय बड़ा प्रकरण हुआ था, तो उस टाइम में इन लोगों ने क्यों नहीं निकाला? ये चिंता क्या विषय है ना? मैं निशा भगत से ये पूछना चाहती हूँ, निशा भगत को पता है कि उनका जो करियर लाइन है वो पॉलिटिक्स ही है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स में भाषा की मर्यादा नहीं होती? तो भाषा की मर्यादा बात करने वाले आप पूछ लीजिए, चाहे इरफान अंसारी जी को, चाहे तो जयराम महतो जी को, चाहे तो बेबी को देख लीजिए, चाहे उनकी पार्टी में XYZ लोगों को देख लीजिए। मर्यादा की बात करने वाले लोग आज अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। एक आदिवासी बेटी से ये लोग लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, ये लोग अमर्यादित भाषा और अनाप शनाप केस मुकदमा से ये लोग नहीं सका, तो आज के डेट में चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़ना है तो भाई संवैधानिक तरीके से लड़ो ना। जो PhD होल्डर को पता नहीं है कि मैं आज तक कुंवारी हूँ, वो जानते हैं, उसके बावजूद उन्होंने गलती किया कि श्रीमती, तो ये लोग किस हद तक जा सकते हैं ये तो पूरा झारखंड देख रहा है। तो आप एक तो हुआ कि भाई आपको निकाला गया तो उन्होंने श्रीमती लिखा, चलिए ये भी ठीक है। पहली गलती ईसाई पर जब आप बोल रही थी तो माफ कर दिया गया, लेकिन दूसरी गलती पर निकालने के बाद ये कहा गया कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की साजिश का हिस्सा थी और इसी साजिश के तहत आप पार्टी में शामिल हुई थी, यानी एक प्रॉप की तरह आपका इस्तेमाल किया गया। मुझे मेरे ढाबे पे संतोष महतो आए थे और उसका प्रमाण मैंने फेसबुक में भी चिपका दिया है कि संतोष महतो जो है टाइगर को लेके आए थे। टाइगर, ये टाइगर कहलाता है, महतो लोग कहते हैं ना, हम भी टाइगर कहते थे, लेकिन वो तो गीदड़ से भी ज्यादा वो अपने आप को शियार निकाल दिया, वो तो शियार साबित हुआ। अगर दीदी कहते टाइगर होते तो एकदम डंके के चोट में निशा भगत को, आदिवासी बेटी को जवाब देते, लेकिन वो तो चुपकी माध्यम से वो सोशल मीडिया में इस तरीके से वायरल किए कि निशा भगत, अभी बता दे रही हूँ मैं, कल एक मीडिया आई तो मीडिया को उन्होंने कह दिया था झंडा प्रकरण से निशा भगत का फोटो डिलीट करो और वीडियो डिलीट करो, उसका न्यूज डिलीट करो। कल मुझे सूचना मिली, तो इस हद तक कोई कैसे कर सकता है? डिलीट हुआ भी किया लोगों ने डिलीट, पैसे भी दिया और धमकाया भी, और उनकी धमकी से, उनकी गीदड़ भभकी से निशा भगत डरती नहीं है। मैंने कहा है पहले भी, किसी के बाप से नहीं डरती। ये आपको कभी लगा कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है? अगर इतना कुछ चल रहा था पार्टी में उस मुझे पता था, और आपको मैं बता दे रही हूँ कि विजय सिंह जो है प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा भी था कि निशा भगत ने कहा था ईसाई प्रकरण में कि मैं रेजिग्नेशन दे देती हूँ। उन्होंने कहा है मैं रेजिग्नेशन कब का दे देती, लेकिन
रेजिग्नेशन ना दे करके मैं मोमेंट का इंतजार कर रही थी कि अगर इस बार मैं रेजिग्नेशन दूंगी तो ये लोग मुझे छीछा लेदर करेगा। और पूछ लीजिए ना, मैंने सुषमा बड़ाई को भी कहा है कि तुम अगर खिलाफ बोलोगी तो तेरे खिलाफ में ऐसा मोर्चा खोलेगा ना ये लोग कि जात पात धर्म लड़की ये सब नहीं देखेगा ये लोग ऐसा छेछा लेदर करेगा। और वो चीज मेरे साथ प्रकरण हुआ, लेकिन वो शिकार हुई क्यों? वो मेरे परिवार के बारे बोली, वो मेरे बारे अनाप शनाप बोली। उसका दिल और अंतरात्मा आज जानता होगा कि जिस जयराम महतो के लिए उसने कहा था, जयराम महतो आई लव यू लिखती थी पहले। अब कोई भी नहीं चाहेगा ना कि जिस पार्टी में हूँ अगर आप ही मेरे सहयोगी रहिएगा, आप मेरी परम रहिएगा, अगर वो आप लिखिएगा कि जयराम आई लव यू और आपको प्यार हो गया आप कहिएगा, तो हम तो दूर ही रहेंगे ना आपसे। हाँ, ये पूरा समाज और पूरा तंत्र जानता है कि वो क्या है और मैं क्या हूँ, पूरा समाज जानता है। निशा भगत को लोग ये क्यों कहते हैं कि वो किसी से भी मिलकर नहीं रह सकते, मतलब लड़ाई झगड़ा तुनक मिजाजी, हर बात पर झगड़े को तैयार रहना, ऐसा क्यों है? देखिए, सच्चाई सबको कड़वी लगती है और सच्चाई आज के समय में कम, और जो है झूठ फरेब और चमचाई जो है, चमचाई का लेवल जो है बढ़ गया है। मैं किसी की चमची ना थी, ना हूँ, ना रहूंगी। आज मैं समाज के लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, समाज की बेटी के रूप में रहूंगी और समाज के लिए लड़ूंगी। जब समाज का खेल आप कर रहे हैं, समाज के लिए आपने निकाला मुझे, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्सेप्ट कीजिए ना कि आपने नहीं पचा पाया कि एक आदिवासी बेटी, एक आदिवासी में आप शामिल होना चाह रहे हैं, जबकि आप ऑलरेडी ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जबकि वहां भी आप वहां नहीं रह सकते। आप खुद मांग कर रहे हैं ना एसटी में शामिल कीजिए। आप कुर्मी लोग शामिल होने की बात कर रहे हैं एसटी में, आप ओबीसी में ऑलरेडी हैं। और बात है कि सबसे बड़ी बात, इस झारखंड राज्य में कैसे अपने आप को सीएम के रूप में स्थापित करना है, उनका एक ही मकसद है कि एन केन प्रकारन मारना हो तो निशा भगत को भी मार देगा ये लोग। और यही बात दिख रहा है, आप सोशल मीडिया में भी देख लीजिए। लेकिन यहाँ की सरकार जो है लगातार गूंगा बहिरा और अपना ही मन, अभी तो सरकार को फायदा भी हो गया कि भाई पेशा अधिनियम कानून तब तक लागू नहीं होगा, जब तक लागू नहीं होगा तब तक बालू कोयला, तब तक ये लोग पूरा खेला खेलेंगे। अभी तो चल ही रहा है, तो इन लोगों के लिए तो परम हो गया है, तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है आदिवासी सेंटिमेंट से। तो ये सीएम का जो अभी परब चल रहा है, मतलब ये सब जो चल रहा है कि हम राज्य के लिए कर रहे हैं, झारखंड वासियों के लिए कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ड्रामा है। ये सिर्फ ड्रामा है। तो अगर इतने ही हित ऐसी हैं इस झारखंड के सीएम साहब आदिवासी बेटा, तो भाई आप क्यों नहीं पेशा अधिनियम लागू कर दे रहे हैं? और इस राज्य के सीएम हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे जेएमएम का कार्यकर्ता क्यों ना हो, जेएमएम का बड़ा बड़ा दलाल जितने प्रवृत्ति का, चाहे पिंटू चिंटू को देख लीजिए, चाहे वो क्या नाम था, वो रूपा तिर्की हत्याकांड में इसका नाम था पंकज मिश्रा, जो अभी सूर्य नारायण हांसदा, सब के सब माल लपेटने वाले लोग हैं। इन लोगों के लिए तो परब है। ये आदिवासी सेंटिमेंट से इनको कोई मतलब लेना देना है ही नहीं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ईसाई हो, किसी के साथ ही नहीं है। लेकिन मुसलमान और ईसाइयों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी साथ हैं। तो आप बताइए ना, इतना मॉब लिंचिंग हो रहा है, इरफान अंसारी साहब का कर लिए, सिर्फ मुआवजा ही दे पा रहे हैं राहुल गांधी के साथ मिल करके। अब मॉब लिंचिंग भी हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है? ये सरकार के रहते हुए यहाँ पे हिंद पीढ़ी में गोलियां चली, ये सरकार के रहते हुए जो कि मुसलमानों का सपोर्ट कहने वाला, तो ये अब मौगा क्यों बन के बैठा हुआ है? सिर्फ जा करके सिर्फ और सिर्फ सांत्वना दे देने से तो सिर्फ नहीं होता ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़वा करके और सिर्फ इनका अधिकार का हनन करने का काम कर रहा है। बेचारे इरफान अंसारी साहब अपने कम्युनिटी का सपोर्ट करते करते थक जा रहे हैं। आपके पर मतलब आप पर ये भी आरोप लगा कि जिस तरह से आप सरना और अपने समाज की बात, रूढ़िवादी परंपरा की बात करते करते आप सनातन को भी सपोर्ट कर रही थी, तो शायद ऐसा था कि बीजेपी आपको बैक सपोर्ट कर रही है। कौन बीजेपी के लोग, राज्य के कौन है जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं 1.5 महीना होटल में रुकी, वहां का पैसा बकाया जाके पूछ लीजिएगा, 1.5 लाख रुपया तो बकाया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज मुझे समाज के लोगों ने यहाँ निकाल करके एक जगह दिया कि इस जान माल का खतरा है,
आज जमीन के दलाल या फिर गुंडे मवाली लोगों के लिए प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन आज समाज की बेटी समाज के लिए जो लड़ रही है उसके लिए तो प्रोटेक्शन नहीं है। फिर भी मैं लड़ रही हूँ क्योंकि हमको कोई परवाह नहीं है अपने जान का, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे पूर्वजों ने इस झारखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी है। तो मैं एक छोटी सी अदना से सिपाही लड़ रही हूँ, तो पूरे झारखंड राज्य ही नहीं, पूरा बंगाल से फोन आ रहा है, आपका गुजरात से फोन आ रहा है, आपका उड़ीसा से फोन आ रहा है, आपका छत्तीसगढ़ से फोन आ रहा है। तो ये उपलब्धि इन लोगों को पच नहीं रही है ना। अगर मैं इस सरकार को, अब मैं पूछना चाहती हूँ, आप कह रही हैं कि लड़ती हैं तो क्यों नहीं लड़ू? ये झारखंड राज्य 5th शेड्यूल के तहत आने वाला है, झारखंड राज्य आदिवासियों का है। CNTSPT एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरे पास तो प्रमाण भी है कि यहाँ के वर्तमान के जितने भी विधायक, मंत्री, सांसद जो हैं CNTSPT एक्ट का उल्लंघन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी जेल गए थे तो किस लिए गए थे? जमीन के मैटर पे गए थे। और आप एक चीज गौर कीजिएगा, उनके पिताजी शिबू सोरेन जी जो नहीं रहे, अब उनके पिता रहे पूर्व में मुख्यमंत्री, ये दूसरी टर्म में मुख्यमंत्री है, उन मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक है, मुख्यमंत्री के भाई विधायक हैं, उनके और एक भाई थे, उनकी पत्नी विधायक रही है। लेकिन उनके पिताजी के जाने के बाद, ये 25वां साल है और उनके नेमरा का सड़क बनता है तो, और लाइट वहां पे आता है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि नहीं? वो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉकेट भर रहे हैं, अपना गांव ठीक नहीं कर पाए थे। उनके गांव वाले लोग उनके पिता के मरने के बाद 10 दिनों के अंदर तस्वीर बदल गई। तो गांव वाले लोग उनके जाने के बाद खुश हुए। तो सोच लीजिए, रहते जो नहीं हुआ, हाँ, उनके रहते नहीं हुआ, तो सोच लीजिए उनके जाने का गम तो नहीं हुआ उनको। वो जब उपलब्धि देख लिए कि यहाँ बिजली आ गई, सड़क बन गया, तो वो उनको खुशी हुई होगी कि पहले चला जाना चाहिए था। ये कितनी बड़ी बात है। अभी इनको लग रहा होगा कि मैं जो बोल रही हूँ कटु सत्य बोल रही हूँ, ये खराब बोल रही हूँ, तो ये उनकी मानसिकता है ना, मेरी मानसिकता। निशा भगत का खून इतना खौलता क्यों है? क्योंकि हमारे लोग जो है वाकई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे लोग आज भी अच्छा पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। हमारे लोग आज भी अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। जो स्वास्थ्य और चिकित्सा, रोड और नाली की बात करता है, उसकी हत्या हो जा रही है। आप देख लीजिए, विधानसभा में इरफान अंसारी साहब ने कहा था कि रोड है ही नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे भेजेंगे? अरे भाई, तेरी सरकार है, रोड क्यों नहीं है? पुलिया क्यों नहीं है? आज भी अगर बारिश हो रही है तो एक गांव के लोग दूसरे गांव या फिर अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए वंचित हो जाते हैं। ये दुख का विषय है। निशा भगत अगर इनडिसिप्लिन्ड है तो वो कहीं भी टिक पाएगी क्या? देखिए, इनडिसिप्लिन और डिसिप्लिन की बात तो वो ना करे जो खुद ही अनडिसिप्लिन है। जो डिसिप्लिन को समझते हैं, चूंकि मैं जानती हूँ कि अभी का जो मेरा प्रकरण चल रहा है एकदम से बहुत ही विपरीत चल रहा है, तो ये विपरीत जाने का कारण भी ये वर्तमान की सरकार और 25 साल होने को है। 25 सालों में आज भी हमारे लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हमारा आरक्षण लोग खा रहे हैं। हमारी सुविधाएं, जो हमारा फंड आता है, वो फंड जो है दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी हमारे लोग ब्लाउज महिलाएं नहीं पहनती हैं। आज भी कई जगह में चावल नहीं खाते हैं लोग। क्या बात कर रहे हैं? हमारे लोग तड़प रहे हैं और ये सरकार वाहवाही लूट रही है। हम कभी भी विकास के विरोधी नहीं रहे। आज आप पूरा देश जो है, पूरा देश में महात्मा गांधी जो जानते हैं आप, महात्मा गांधी जो राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं, वो भी भगवान बिरसा मुंडा जी के रास्ते पे चल करके कोट पैंट टाई सब छोड़ दिए और वो धोती में उतर गए जनता की सेवा में। तो किसकी वजह से? भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चल करके। और ये मुझे बताएंगे, बिरसा मुंडा जी भी लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों से, तो ये लोचर पोचर नहीं था, लड़ाई लड़े थे, बोलना पड़ा था। आज आदिवासी समुदाय को लोग कमजोर समझ रहे हैं। इसी का आभास जो है लोगों को कराना चाहती हूँ कि अभी तो सिर्फ सरकार को घेरा है, अभी तो जयराम को घेरा है, अभी तो आने वाला समय में एक एक पदाधिकारियों की हंस के लूंगी।
ये लोग तो पदाधिकारियों से मानवल ही करते हैं। मैं भूखे पेट रह जाऊंगी लेकिन इन पदाधिकारियों को कभी नहीं छोड़ूंगी। जो पदाधिकारी सरकार के चमचे आज यहाँ में जमीन ले लिए, आज जेल चले जा रहे हैं। इतना करप्शन जो है हावी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इन पदाधिकारियों की वजह से। जबकि इस देश के राजा, इस झारखंड राज्य के मालिक को आज ऐसे नतमस्तक होना पड़ता है इन पदाधिकारियों से। कब कि इस झारखंड राज्य में उनको पैसा मिलता है एक पदाधिकारियों को कि आप इस झारखंड राज्य की कायाकल्प कीजिए, और ये हमें ही शोषित कर रहे हैं। चाहे ब्लॉक में चले जाइए, चाहे आप डीसी के ऑफिस चले जाइए, चाहे आप प्रशासनिक पदाधिकारी को देखिए, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी जो है कि जो है सरकार का पूरा चमचा बेलचा चल रहा है। आप नहीं, देख लीजिए। आप निशा भगत जब आरोप लगाती हैं कि बिरसा मुंडा ने कैसे लोगों की सेवा की, तन पे कपड़े नहीं थे, एक धोती बस उनका यही वस्त्र हुआ करता था, और उसी आदर्श को उनका अनुसरण किया महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। जब ये बातें निशा भगत करती हैं तो निशा भगत के खिलाफ भी बहुत कुछ आता है। बहुत सारे पिक्चर्स वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो कैन हो, बॉटल हो, या फिर उनके अलग अंदाज रहने का, पहनने का, वो सारी तस्वीरें भी आती हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं गलत होती किसी, ये लोग तो एआई का जमाना है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सोच लीजिए अगर इससे ज्यादा कुछ अगर होता तो ये लोग तो वो भी नहीं छोड़ते। लेकिन इन लोगों से पूछिए जो लोग इस चीजों को अगर वायरल कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए उनकी बहन बेटियां किस स्थिति में होंगी, वो खुद इस स्थिति में कहाँ होंगे। उनके गिरेबान को देखिए, उनके गिरेबान को देखिए कि वो किस जगह में है। क्या वो आज भी पाड़ा नहीं जाते होंगे? क्या बियर और ड्रिंक्स नहीं करते होंगे? हमारा तो चलन है। और वहां पे सजा के रखा गया था, किसी ने अगर किया है तो वो खुद ही साजिश के तहत किया गया। इस पे मैं जाना नहीं चाहती हूँ। और किसने अधिकार दिया? हर शाम होती होगी तो लोगों की रंगीन होती होगी, और वही मजमा में निशा भगत का बात कर रहे होंगे, और आज जो है यही लोग है जो वायरल कर रहे होंगे, तो उनको भी संवैधानिक तरीके से जवाब मिल रहा है। हमारे समाज के लोग जवाब दे रहे हैं। एआई का जमाना है, आज के लोग आज के समय में आप देखिए कुछ भी कर सकते हैं। सुनीता मुंडा जी का जब मैं जो बता रही थी बेचारी कि एक आदिवासी होने का खामियाजा उसको कैसे भुगतना पड़ा था, सनी लियोनी के साथ उसका फोटो डाल दिया गया था। तो ऐसे लोगों का क्या ही बात करिएगा। ये कभी ऐसा लगा, ये आपका अब तक का जो पॉलिटिकल आपकी रही है, पॉलिटिकल जर्नी रही है, जो ये सफर अब तक आपने तय किया है, कभी लगा कि सच में एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी आवाज बनकर बहुत कुछ भुगतना पड़ा है, बहुत कुछ झेलना पड़ा है, या फिर कभी दुख हुआ हो इस चीज को लेकर कि शायद मैंने ये आवाज नहीं उठाई होती तो शायद मैं भी आराम की जिंदगी जी रही होती? देखिए, जब झंडा प्रकरण, जब जीरा झंडा की बात हो रही थी, उसी समय में ये फोटोज मेरे पास में आ चुका था कि अगर तुम जीरा झंडा को बचाने के लिए जाओगी तो तुमको वायरल कर देंगे। तो अच्छा, ये आपको धमकी दी गई थी? आया था मेरे पास। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे होकर के मैं आज नहीं बोलूंगी तो शायद कभी जीवन में भी नहीं बोल पाऊंगी। और ये बात जब मुझे टिकट मिला था जयराम महतो की पार्टी से, उस समय भी एक बार फोन आया था, धमकाया गया था कि मैं, एक फोटो है मेरे पास, मैं वायरल कर दूंगा। और ये पहले भी हुआ था कि गुंजन सिंह जो है कांग्रेस की महिला नेत्री, उसके ग्रुप में भी चला था, ये मुझे भेजा गया था। तो मैं इन सब चीजों से नहीं डरती हूँ, किसने भेजा, किसने ये किया। तो मुझे जब धमकी मिला था तो मैंने एक ही बात कहा था कि तुम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो मेरे पास संविधान है। इस लोकतंत्र में अगर तुम मुझे धमकाओगे तो मैं केस करूंगी। बात हुई थी, और बात है कि आज मेरे साथ समाज उठा है। अगर अनर्गल किसी भी तरह का कहाँ से उठाया, ये लोग क्या किया, ये लोग किसी भी तरह से बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। आज एआई के माध्यम से कुछ भी कर लेगा तो भाई कितना गिर सकते हो तुम। आज के डेट में कुर्मी लोगों को देख लीजिए, अपना वास्तविक चेहरा ये लोग दिखा रहे हैं। अच्छा, आपको पहले से पता था ना JLKM कुर्मी महतो की पार्टी है, लेकिन जब ये क्लियर पार्टी किसी के बाप की होती, हाँ वही इसी पर मैं आ रही, क्या आपको ऐसा लगा था? क्योंकि जब आपने छोड़ा तो फिर आपने यही बात कही, तो ऐसा कभी फील हुआ क्या कि नहीं? मैंने कभी फील नहीं किया था कि ये कुर्मी की पार्टी है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ये कुर्मी की पार्टी है। क्योंकि एक आदिवासी बेटी जब कुर्मी को बोली कि आप चाहे रेल रोक दीजिए, चाहे सड़क जाम कीजिए, चाहे कुतुब मीनार से कूद दीजिए, अभी भी बोलूंगी,
चाहे आप रेल रोकिए, चाहे सड़क रोकिए। और जितने लोग हमको कह रहे हैं कि रोक के दिखा, तो जाओ भाई, तुम्हारा लोकतंत्र में अधिकार है। हम भी देखते हैं कि कभी क्षत्रिय, अब देखिए ना बूटी मोड़ में, देखिए बूटी मोड़ में यही महतो समाज के लोगों ने ये कहा कि हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय होने के नाते हम अपने शिवाजी महाराज का जो मूर्ति यहीं पे लगाएंगे। तो जब तुम दोनों बात क्षत्रिय क्यों हो, बोल रहे हो? हाँ। इसमें तो पता चल रहा है कि दोगलाई कौन कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि क्षत्रिय है, और एक तरफ कह रहा है, एक तो ओबीसी का ले रहा है लाभ, और एक कह रहा है कि अब आदिवासी है। इसीलिए तो रेल टेका है ना, इसीलिए रेल टेका है। तो रेल टेका को कैसे, मतलब आप डिफेंड करेंगी अरे या प्रोटेस्ट करेंगी? अब देख लीजिए ना, क्या यहाँ के मुख्यमंत्री अगर कमजोर है तो हमारी कमजोरी है। एक आदिवासी बेटा कमजोर है तो हमारी कमजोरी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में इन लोगों को औकात बता दी थी, कुर्मी लोगों को, कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, कोई यहाँ पे विरोध कार्यक्रम नहीं होगा। ममता दीदी दीदी है, अरे उनके जैसा जिगरा होना चाहिए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, लचर पचर है, वो अपनी नाकामी और अपनी जो कहा जाए कि इस राज्य के विफलताएं। विफलताएं हैं, ये साफ झलक रहा है। आखिर में मुझे ये बताइए निशा। पिछली बार हाँ। उन्होंने जब केस किया था, तो अभी जो इस जगह का लड़का जो है कुर्मी समुदाय का, जो दिल्ली गया है, क्या नाम है उनका, आप अगर जानती होंगी तो, मैं उसके पे केस हुआ है और इतना मुआवजा हुआ है, दूसरी बार रेल रोको कार्यक्रम में वो आएगा भी नहीं। देख लीजिएगा, अभी जयराम महतो जी क्या करेंगे, सब लोग रेल रोकने के लिए जाएगा, सब कोई कर लेगा, उसके बाद अंतिम में जाके हाथ हिला देंगे। तो ये थोड़ी होता है, जाइए ना भाई, रेल रोकिए, आप रेल पटरी ये में तो रेल बैठिए। रोकने के लिए तो राजू महतो के अरे साथ में गए, दिल्ली गए उसी बस में, इन्होंने हरी झंडी दिखाई और वो बस में बैठ के गए। ये भी तो देखा होगा आपने। आने वाला समय में जब डुमरी गई थी हाँ। इलेक्शन का कैंपेन करने के लिए, तो मैं विपक्ष को जब गाली दे रही थी, जब मैं बेरमो में मुझे ये लोग बुलाए, तो मुझे बुलाए थे तब ना, बुलाए थे तब गई थी। और उसी टाइम स्कॉर्पियो और पैसा वाला बात जो है, मैंने केंद्रीय प्रवक्ता जो है सुशील मंडल को बताया था, और उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने जयराम भाई से बात कर लिया है, तो अब एक्शन नहीं लिया तो मेरी गलती है क्या? अब मुझे तुम पार्टी से निकाले हो तो तुम्हारे पार्टी का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम मेरा छिछलेतर करोगे तो अच्छा है, और मैं कर रही हूँ तो मैं खराब हो गई। तुम समाज का बात करोगे तो अच्छा है, और अपना समाज का मैं बात कर रही हूँ तो मैं खराब हो गई। तो इन लोगों की मानसिकता इतनी घटिया मानसिकता है, वो पता चल रहा है और पूरा देश देख रहा है। 2 शब्द अपने विरोधियों के लिए और अपने प्रशंसकों के लिए, अपने समाज के लिए, आखिर में। इतना ही कहूंगी कि समाज की बेटी हूँ, और समाज के लोग जानते हैं भली भांति कि हमारी बच्ची जो है वो क्या कर रही है, वो अच्छे से पता है। लेकिन आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। और आज तक हमारे समाज के जितने भी नेता मंत्री और जितने चमचाईगिरी करने वाले लोग हैं, वो भी आज समझ रहे हैं कि हमारी जो बेटी है वो किसी तरह का गलत काम करने नहीं देगी। तो सावधान हो जाइए। और यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री तक को मैं चेताती हूँ कि अगर आप आदिवासी बेटा है तो आदिवासी के हक में कुछ तो कीजिए, नहीं तो आपके पास लड्डू रह जाएगा और पैसा रह जाएगा। पैसा क्या आपके पिताजी लेके गए थे? नहीं लेके जाइएगा। इसीलिए थोड़ा सा सचेत हो जाइए, संभल जाइए। चाहे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, कोई जो आया इस संसार में वो कुछ लेके नहीं जाएगा। थोड़ा सा अपना ईमान और गरिमा को मेंटेन करते हुए इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में कुछ बेहतर काम कीजिए। ये आपका समाज आपको दुहाई देगा, बड़ाई करेगा और आपको पूजेगा। आज आपको अपने पिताजी के लिए मांगना पड़ रहा है कि भारत रत्न हो जाए। आज यही समाज आपके लिए, आपके पिताजी के लिए एक तत्परता से खड़ा रहता। लेकिन आप ही सोच लीजिए कि आपके पिताजी के जाने के बाद आपका नेमरा गांव का विकास हुआ है, तो अन्य गांव को विकास क्यों नहीं कर रहे? कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में मुख्यमंत्री के पद से आपको हाथ धोना पड़ेगा, मुखिया भी नहीं बन पाइएगा। चलिए, तो देखिए निशा भगत, इनका एक अलग अंदाज है, अलग ऑरा है, और अब आज से एक नई पारी की शुरुआत हो रही है उनकी। नया पॉलिटिकल करियर, सफर आप कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ,
एक शब्द जो इनके हैं वो जिंदाबाद है कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते। ये सीधा सीधा उनको जवाब है जो खुद को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल निशा भगत हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया निशा हमसे बातचीत बहुत करने के धन्यवाद। लिए। एक मुखरता से आपने अपनी चीजों को रखा और समाज तय करेगा कि क्या है। एक आदिवासी बेटी, गरीब गुरबा की बेटी को आज अगर आप लोग प्रखरता से दिखा रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। पूरा आदिवासी समाज की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आप सबको भी जोहार।